साइकेट्रिस्ट टेड टिमिस की पत्नी डैनी ओडालो टिमिस शहर से दूर मौजूद इनके एक पुराने घर का रेनोवेशन का काम करवा रही होती हैं। जब एक दिन रात को अपनी टेंट में सोने से पहले वो अपनी गाड़ी से कुछ सामान निकालने के लिए दरवाजा खुला छोड़कर बाहर आती हैं कि तभी उन्हें अपने पीछे कुछ आवाज आती है। वो थोड़ा डर जाती हैं और तुरंत अपनी टॉर्च से इधर उधर देखने की कोशिश करती हैं, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। वो तुरंत अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेती हैं कि तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। डैनी डरते हुए दरवाजे पर मौजूद छोटी सी खिड़की को खोलती है। बाहर एक अजनबी आदमी खड़ा होता है जिसकी एक आंख नकली होती है। डैनी थोड़ा डर जाती है और दरवाजे से पीछे हो जाती है। वो अजनबी आदमी कहता है, आपकी जान खतरे में है, दरवाजा खोलिए और मुझे अंदर आने दीजिए। जब आप गाड़ी के पास गई थी दरवाजा खुला छोड़कर, तो मैंने किसी को घर के अंदर जाते हुए देखा है। डैनी कहती है, तुम हो कौन और मेरे घर पर नजर क्यों रख रहे हो? तुम जाओ यहाँ से, मेरे पति आते ही होंगे। वो आदमी कहता है, डॉक्टर टिमिस नाइट शिफ्ट पर होते हैं, मैं जानता हूँ वो नहीं आएंगे। डैनी चौंक पड़ती है और घबराते हुए कहती है, तुम उनके पेशेंट हो? वो आदमी कहता है, हाँ, और मैंने उनकी बातें सुनी है। मैं आपको कह रहा हूं ना, प्लीज दरवाजा खोलिए, आपकी जान खतरे में है, मेरा यकीन कीजिए। इस आदमी का नाम ओलिन था जो डॉक्टर टिमिस का पेशेंट था। डैनी कहती है, तुम चले जाओ यहां से, नहीं तो मैं अभी पुलिस को फोन कर दूंगी। ओलिन कहता है, हाँ जल्दी कीजिए पुलिस को फोन। डैनी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये आदमी क्या सच में उन्हें बचाने आया है कि नहीं। डैनी कहती है, मेरे पास फोन नहीं है, वो मेरी गाड़ी में रह गया है, क्या तुम्हारे पास फोन है? ओलिन मना करता है। डैनी फिर कहते हैं, अगर मैं तुम्हें अंदर आने दूंगी तो तुम क्या करोगे? ओलिन तुरंत कहता है, मैं पूरे घर की छानबीन करूंगा और अगर घर के अंदर कोई नहीं हुआ तो मैं यहां से चला जाऊंगा। डैनी धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ती है। उस रात डैनी का खून हो जाता है और ओलिन को इस खून का दोषी ठहरा दिया जाता है। कुछ समय बाद टेड के साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में एक रात अचानक डेक्लन नाम के पेशेंट, जिसे चित्रकारी करने का शौक था, उसे अचानक बगल वाले कमरे से बहुत तेज चीखों पुकार की आवाज आती है। ये कमरा ओलिन का था। डेक्लन जैसे ही कमरे से बाहर दिखता है वो पूरी तरह से डर जाता है और भागकर अपने बिस्तर के नीचे छुप जाता है। कुछ समय बाद शांति छा जाती है। डेक्लन ओलिन के कमरे में जाकर देखता है कि वो मर चुका था। डेक्लन ओलिन की नकली आंख को उठाकर अपने पास रख लेता है। इस घटना के कुछ समय बाद टेड डैनी की अंधी जुड़वा बहन डार्सी से मिलने उसकी एंटीक शॉप की दुकान में पहुंचता है, जो कि बहुत ही अजीबोगरीब चीजों की दुकान थी। दुकान में घुसकर जब टेड वहां पड़ी चीजों को छूने लगता है तो डार्सी उसे मना करते हुए कहती है कि इन्हें हाथ मत लगाओ टेड, ये सभी चीजें श्रापित हैं। टेड हंसते हुए डार्सी से उसके हाथ में पड़े बेल के बारे में पूछने लगता है, तो डार्सी उसे बताती है कि यह बेल भूतिया है। कई सालों पहले एक होटल में एक बेल बॉय हुआ करता था। एक रात एक शराबी गेस्ट ने उसे होटल की सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिसके कारण उसका गला टूट गया और वो मर गया। कुछ दिन बाद जब होटल के रिसेप्शनिस्ट ने बेल बजाकर नए बेल बॉय को बुलाया तो उसकी जगह वही मरा हुआ बेल बॉय की आत्मा गुस्से से उसकी तरफ दौड़ती हुई चली आई। टेड हंसते हुए कहता है, तो इसका मतलब कि अगर कोई ये बेल बजाए तो उस मरे हुए बेल बॉय की आत्मा हमारी तरफ दौड़ती हुई आएगी। चलो क्यों ना इस बेल को बजाकर चेक करें कि ऐसा होता है कि नहीं। डार्सी कहती है, नहीं टेड, कुछ चीजों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए तो बेहतर है। इसके बाद टेड डार्सी को ओलिन की नकली आंख देता है जो उसे डेक्लन के कमरे से मिली थी, जो हार्ट अटैक से मर गया था। ये नकली आंख डार्सी ने टेड से मंगवाई थी। असल में डार्सी के भीतर साइकोमेट्रिक शक्तियां थी, जिसकी मदद से वो चीजों को छूकर उसके इतिहास के बारे में जान सकती थी। इसके बाद टेड वहां से जाने लगता है जब डार्सी उसे कहती है कि क्या हम कभी मिल सकते हैं? डार्सी को मरे 1 साल होने वाला है, मैं किसी करीबी से अपनी बहन के बारे में बात करना चाहती हूँ। टेड कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम अगले हफ्ते मेरे नए घर पर आ सकती हो, तब तक मैं और याना अच्छे से घर में सेटल हो गए होंगे। डार्सी चौंकते हुए कहती है, तुम किसी और के साथ सेटल भी हो चुके हो? टेड कहता है, हाँ, याना ने मेरी डैनी की मृत्यु के बाद बहुत मदद की, जिस दौरान हम काफी करीब आ गए। तो चलो ठीक है, मिलते हैं फिर मेरे घर पर अगले हफ्ते। इसके बाद डार्सी अपने घर पहुंचती है जब उसे डैनी से हुई उसकी आखिरी बातचीत याद आती है, जिसमें वो कहती है कि उसने डार्सी के कहे मुताबिक कैमरा टाइम लैप्स पर रख दिया है, लेकिन उसे इस कैमरे पर किसी आत्मा के इस पुराने घर में होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसके बाद डार्सी ओलिन की नकली आंख को छूती है और एकाएक उसे बहुत सारी चीजें दिखती हैं, जिसके बाद वो तुरंत अपनी दुकान वापस पहुंचती है और एक अजीब से लकड़ी के बक्से के आगे बैठकर कुछ करने लगती है। उधर याना टेड को बताती है कि उसके साथ रात को एक बहुत अजीब घटना हुई जब वो सोने जा रही थी।
बेडरूम के बाहर उसे अंधेरे में डैनी खड़ी दिखाई दी। हालांकि लाइट जलाने पर वहां कोई नहीं था। फिर याना टेड को डैनी के कैमरे से उसके द्वारा ली हुई एक तस्वीर भी दिखाती है, जिसमें सीढ़ियों के पास ऐसा लग रहा था जैसे डैनी खड़ी थी। टेड याना को कहता है कि ये सिर्फ उसका डर है, इसके कारण उसे ये सब चीजें दिख रही हैं और कुछ भी नहीं। इस पर याना कहती है, हो सकता है, लेकिन जब तक तुम नाइट शिफ्ट्स पर हो अपनी नौकरी में, मैं अपने फ्लैट में रहूंगी। मैं इस नए घर में अकेली रात नहीं गुजार सकती। इसके बाद याना टेड को बताती है कि डार्सी ने एक लकड़ी का बक्सा भिजवाया है। टेड थोड़ा चौंकते हुए कहता है, इसमें है क्या? याना कहती है, पता नहीं, इस पर ताला लगा हुआ है। कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और याना टेड को बताती है कि बाहर डार्सी खड़ी है। टेड एकदम चौंक पड़ता है। डार्सी को टेड घर के अंदर ले आता है और कहता है, तुमने बताया नहीं कि तुम आने वाली हो। डार्सी कहती है, अरे तुम भूल गए, मैंने तुम्हें कहा था कि डैनी की पुण्यतिथि पर मैं तुम्हें मिलने आऊंगी। टेड कहता है, अच्छा, हो सकता है शायद मैं भूल गया होऊंगा। इस पर याना टेड को इशारा करती है। टेड एकदम कहता है, डार्सी, वैसे मैं हॉस्पिटल जा रहा था और याना भी अपने फ्लैट जा रही है, क्या तुम किसी और दिन आ सकती हो? लेकिन डार्सी कहती है, टेड, मैं आज रात के लिए यहाँ रुकना चाहती हूँ। टेड कहता है, डार्सी, लेकिन हम में से कोई भी यहाँ नहीं होगा। डार्सी कहती है, कोई बात नहीं टेड, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। याना टेड को रोकती भी है, लेकिन मजबूरन टेड डार्सी को घर पर रुकने के लिए कह देता है। इसके बाद डार्सी अपनी उस लकड़ी के बक्से को खोलती है, जिसके अंदर के सामान को टेड और याना भी देखते हैं। टेड डार्सी से कहता है, ये है क्या चीज, और शायद मैंने कहीं इसे देखा है। डार्सी कहती है, ये मैं तुम दोनों के लिए तोहफा लाई हूँ, जो मेरी माँ ने मुझे दिया था। इसके बाद डार्सी बाथरूम चली जाती है। जब याना टेड पर गुस्सा होती है कि उसने डार्सी को क्यों यहाँ रुकने दिया और आखिर क्यों वो अजीब सा तोहफा हमें देना चाहती है। टेड कहता है, मैं नहीं जानता याना, पर तुम चिंता मत करो, वो अकेली यहाँ रह लेगी, तुम अपने फ्लैट के लिए निकल जाना। ये कहकर टेड हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। जिसके बाद याना तुरंत उस लकड़ी के बक्से को बंद कर देती है। कि तभी डार्सी उसे कहती है, तुम जानती हो, किसी भी दंपति को उनके 5वें सालगिरह पर लकड़ी का तोहफा देना चाहिए। मेरी माँ को उनके 5वें सालगिरह पर एक काले जादू करने वाली औरत ने यह तोहफा दिया था। याना कहती है, नहीं डार्सी, मैं और टेड शादीशुदा नहीं है। डार्सी कहती है, तुम्हें तोहफा पसंद नहीं आया याना? याना कहती है, नहीं। उधर टेड हॉस्पिटल पहुंचता है जब उसे डार्सी के तोहफे की याद आती है और वो तुरंत डेक्लन की फाइल को चेक करता है, जिसमें उसका ध्यान एक चित्र की तरफ जाता है। उधर याना अपने फ्लैट के लिए जाने लगती है जब वो देखती है कि लकड़ी का बक्सा दोबारा खुला होता है और उसके अंदर डार्सी का लाया हुआ तोहफा डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। याना डार्सी से कहती है, तुमने इसे बाहर क्यों निकाला? डार्सी कहती है, मैंने नहीं निकाला। याना कहती है, ठीक है, तो खाना फ्रिज में रखा हुआ है, अगर तुम डाइनिंग टेबल से सीधे दाएं मुड़ोगी तुम्हें फ्रिज मिल जाएगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। लेकिन याना को अपनी गाड़ी की चाबी मिलती ही नहीं। याना कहती है, डार्सी, तुमने मेरी गाड़ी की चाबी देखी? फिर उसे ध्यान आता है कि वो तो देख ही नहीं सकती। वो बाहर जाकर गाड़ी में ढूंढती है, लेकिन उसे चाबी कहीं नहीं मिलती। वो वापस घर के अंदर आती है जब डार्सी कहती है, गाड़ी की चाबी मिल गई तुम्हें याना? याना गुस्से से कहती है, अगर गाड़ी की चाबी मिल गई होती तो क्या मैं यहाँ वापस आती? याना पूरे घर में सब जगह ढूंढती है, उसे चाबी कहीं नहीं मिलती। फिर वो डार्सी को कहती है कि गाड़ी की चाबी कहीं गुम हो गई है। डार्सी कहती है, चलो अगर ऐसा है तो हम तीनों साथ में अच्छा समय यहाँ बिताएंगे। याना उसी पल डार्सी के उस अजीब तोहफे को देखती है। रात को डिनर पर ये दोनों बातें करने लगती हैं जब डार्सी याना से कहती है कि तुम्हें डर नहीं लगता इस घर में रात में अकेले रहने में? याना कहती है, हाँ डर तो लगता है, खासकर तुम्हारी बहन की मौत के बाद मुझे हमेशा ऐसा लगता रहता है कि कहीं टेड का कोई पागल पेशेंट यहाँ ना आ जाए। डार्सी कहती है, अच्छा वैसे अगर टेड का कोई पेशेंट यहाँ आ जाए तो तुम दरवाजा खोलोगी? याना कहती है, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ दिखती हूँ? डार्सी कहती है, वो तो मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैं देख नहीं सकती, पर हाँ तुम्हारी बातें सुनकर तो तुम बेवकूफी लगती हो। याना गुस्से से कहती है, तुम कहना क्या चाहती हो? डार्सी फिर कहती है, क्या मैं बेवकूफ दिखती हूँ? याना कहती है, नहीं। फिर डार्सी कहती है, मेरी बहन डैनी बिल्कुल मेरी जैसी थी, जिसका मतलब है वो बेवकूफ नहीं दिखती थी, है ना? याना कहती है, मैंने कब कहा वो बेवकूफ थी? डार्सी कहती है, हाँ लेकिन तुम्हारी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। फिर डार्सी याना को डैनी के साथ उस दिन हुई सारी घटना के बारे में बताती है। डैनी की खून की रात को ऑलिन के बहुत कहने पर भी डैनी दरवाजा नहीं खोलती। ऑलिन कहता है, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, पास के पुलिस स्टेशन जाकर उन्हें इस बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ, लेकिन तुम फिर भी चौकन्ना रहना और इस दरवाजे के पास ही खड़े रहना, ताकि अगर कोई मुसीबत हो तो तुम तुरंत दरवाजा खोलकर भाग सको। जिसके बाद ऑलिन चला जाता है।
डैनी दरवाजे पर मौजूद खिड़की को बंद कर देती है और जैसे ही अपने टेंट के पास जाने लगती है, उसके घर के ऊपरी माले में किसी के चलने की आवाज आती है। वो तुरंत दरवाजे की खिड़की खोल ऑलिन को ढूंढने लगती है। वो जा चुका था। डैनी डर के मारे एक हथौड़ा लेकर अपने टेंट में छिप जाती है और अपनी कैमरे की फोटोज को चेक करने लगती है और तभी उसे फोटोज में एक आदमी दिखता है। वो बुरी तरह डर जाती है। डैनी डरते हुए धीरे धीरे अपने टेंट की चेन को खोलती है और बाहर देखने की कोशिश करती है। बाहर कोई नहीं होता कि तभी एक आदमी मुखौटा पहने हुए उसके सामने आ जाता है। डैनी डर के मारे पूरी तरह चीख पड़ती है। वो मुखौटा पहना आदमी टेंट के सामने बैठ जाता है और फिर कुछ समय बाद डैनी के हथौड़े से ही उसे मार डालता है। डार्सी की बातें सुन याना कहती है, लेकिन टेड ने मुझे बताया था कि ऑलिन ने डैनी को मारा था। ऑलिन पागल खाने में भी इसलिए भर्ती था क्योंकि उसने अपनी माँ को भी इसी तरह मारा था। डार्सी कहती है, हाँ, लेकिन टेड ने तुम्हें यह नहीं बताया होगा कि ऑलिन की माँ उसे बहुत मारती थी। उसी ने ही उसकी एक आंख फोड़ी थी और जब वो उसकी दूसरी आंख भी फोड़ने लगी तो उसने अपने बचाव के लिए अपनी माँ को मार डाला। इसके तुरंत बाद याना चुपके से टेड को फोन करती है और बताती है कि डार्सी बहुत ही अजीब बातें कर रही है। उसका कहना है कि ऑलिन ने डैनी को नहीं मारा, बल्कि इवान जो तुम्हारे हॉस्पिटल में काम करता है उसने डैनी को मारा है। फिर याना कहती है, टेड, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है शायद डार्सी ने ही मेरी गाड़ी की चाबी कहीं छुपा दी है। याना की बातें सुन टेड एकदम से कुछ घबरा जाता है और कहता है, मुझे लगता है डार्सी की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। तुम चिंता मत करो, एक अंधी औरत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैं अपनी शिफ्ट से ऑफ लेकर जल्दी से जल्दी घर पहुंचने की कोशिश करता हूं। उसके बाद याना अपने कमरे से बाहर आकर डार्सी की तरफ देखती है जो बैठे बैठे सो गई होती है कि तभी याना का ध्यान डार्सी के तोहफे की तरफ जाता है जो उसे अजीब ढंग से देख रहा होता है। याना एकदम डर जाती है और उससे उसका मोबाइल फोन नीचे गिर जाता है जो गिरकर टूट जाता है। याना फिर से डरते हुए नीचे देखती है, लेकिन इस बार वो चीज ऊपर नहीं देख रही होती। इसके बाद याना अपने मोबाइल फोन को लेने के लिए नीचे आती है। याना डार्सी के इस तोहफे को ध्यान से देखने लगती है। डार्सी ने इन्हें एक बहुत ही अजीब सा तोहफा दिया होता है जो कि एक लकड़ी का अजीब सा डरावना इंसान का पुतला था जिसका मुंह खुला हुआ था। याना इस पुतले को पास से देखने लगती है और उसके खुले हुए मुंह के अंदर अपना हाथ डालने लगती है, लेकिन फिर वो डर के मारे रुक जाती है। फिर वो देखती है कि इस पुतले के सिर पर अजीब सा निशान बना हुआ है और उसके चारों तरफ 5 छेद हैं जिनके अंदर कुछ रखा हुआ है। वो एक कैंची की मदद से इन चीजों को निकालने लगती है जिसमें उसे एक बाल का गुच्छा, डैनी और डार्सी की बचपन और बड़े होने की फोटो, एक इंसानी दांत और अंत में एक टेस्ट ट्यूब के अंदर खून मिलता है कि तभी डार्सी नींद से जाग जाती है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, वापिस रखो सारी चीजों को। याना कहती है, आखिर ये है क्या चीज? लेकिन डार्सी फिर दोहराती है, मैंने कहा ना, वापिस रखो सारी चीजों को। याना सारी चीजों को वापिस रख लाइट बंद करके अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद अंधेरे में डार्सी डाइनिंग टेबल पर उस पुतले के सामने बिल्कुल उसकी तरफ बैठ जाती है। कुछ देर बाद याना सोने से पहले बाथरूम जाने के लिए नीचे आती है और देखती है कि डार्सी टेबल पर सो गई होती है। वो बाथरूम के अंदर चली जाती है और बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद याना अपने हाथों को धो रही होती है कि तभी बाथरूम की लाइट बंद हो जाती है। याना तुरंत बाहर आकर देखती है किसी ने बाथरूम की लाइट ऑफ कर दी थी, लेकिन डार्सी अभी भी टेबल पर सो रही थी। याना तुरंत अपने कमरे में वापस आ जाती है। वापस कमरे में आकर याना डैनी के कैमरे में टेड और डैनी की पुरानी वीडियोस को देखने लगती है जिसमें वो कभी खुद को तो कभी टेड को बात करते हुए शूट कर रही होती है टेंट के अंदर। लेकिन जैसे ही डैनी फिर से कैमरे को टेड की तरफ मोड़ती है, याना को वीडियो में डैनी दिखती है जिसे देख वो चीख पड़ती है और डर के मारे उसके हाथ से कैमरा नीचे गिर जाता है और अचानक कैमरे की फ्लैश ऑन हो जाती है और अंधेरे में फिर से याना को डैनी दिखती है जो रोते हुए कहती है, यहाँ से भागो। याना डर के मारे दौड़कर नीचे लिविंग रूम में आ जाती है जहां डार्सी अभी भी सोई हुई थी। याना उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठती कि तभी याना के पीछे लकड़ी के बक्से का मुंह अपने आप ही बंद हो जाता है। याना को ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कोई है। वो हाथ में चाकू लिए जैसे ही लकड़ी के दरवाजे को खोलती है, अंदर कुछ नहीं होता बल्कि उल्टा उसे अपनी गाड़ी की चाबी मिल जाती है। अगले ही पल वो घर से बाहर आ जाती है और देखती है कि घर की लाइट्स अपने आप ही जलने बुझने लगती हैं और फिर घर में बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। उस अंधेरे में एक बार फिर याना को डैनी की आत्मा दिखती है। उसी पल याना वहां से अपनी गाड़ी लेकर भाग जाती है। कुछ समय बाद टेड घर पहुंचता है। घर में अंधेरा देख वो लालटेन निकाल लेता है और अंदर घुसता है। सबसे पहले उसकी नजर उसी लकड़ी के पुतले पर जाती है। फिर वो घर के ऊपरी माले में याना के कमरे में जाता है जहां कोई नहीं होता। ऊपरी माले की छानबीन करने पर उसे डार्सी घर के दूसरे कोने में मिलती है जो अजीब ढंग से सिर को झुकाए बैठी होती है।
टेड कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो डार्सी, और याना किधर है? उसका फोन भी नहीं लग रहा। डार्सी कहती है, उसे डैनी ने डरा कर भगा दिया। फिर टेड कहता है, याना ने मुझे बताया कि तुम कह रही थी कि डैनी को आइवन ने मारा है। डार्सी कहती है, हाँ। क्या तुम उसे जानते हो? टेड कहता है, हाँ, वो हॉस्पिटल में मेरे साथ काम करता है, लेकिन उसने नहीं, ऑलिन ने डैनी को मारा है डार्सी। मैंने ही उसे पागलखाने से ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया था, और उसी दिन उसने रात को डैनी को मार दिया। डार्सी कहती है, नहीं, वो बेचारा तो उस दिन रात को डैनी को सावधान करने आया था, और मैंने उसे खूनी समझकर बिस्तर से नीचे घसीटकर बेरहमी से मार दिया। मुझे अपने इस पाप की सजा चुकानी होगी। टेड कहता है, डार्सी, तुम्हारी दिमागी हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं कहता हूँ तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो ताकि मैं तुम्हारा वहां इलाज कर सकूं। मुझे लगता है तुम्हारी कंडीशन अभी ऐसी है कि तुम खुद के लिए भी खतरा हो। डार्सी मना करते हुए कहती है कि तुमने ठीक कहा, मैं खतरा हूं, पर आइवन के लिए। और अगर तुम किसी को मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए भेजने वाले हो तो भेज दो, मैं नहीं रुकने वाली। टेड कहता है, आखिर तुम्हें ये सब बातें पता कौन रहा है? आइवन और डैनी तो कभी मिले भी नहीं आपस में, आखिर वो डैनी को क्यों मारेगा? तभी डार्सी कहती है, क्योंकि तुमने उसे कहा था। तुम डैनी को साफ कह सकते थे कि तुम उसे प्यार नहीं करते और उसे छोड़ना चाहते हो। वो रोती चिल्लाती, लेकिन मैं थी उसके लिए, मैं उसे संभाल लेती, लेकिन तुमने उसे मारने का फैसला किया। असल में डार्सी ने टेड की अंगूठी को छूकर ये सारी बात पता कर ली थी। ये बात सुन टेड के होश उड़ जाते हैं। टेड ने ही आइवन को डैनी को मारने के लिए कहा था। आइवन उसे कहता भी है कि तुम डैनी को डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते? इस पर टेड कहता है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, और अगर उसे मेरे और याना के बारे में पता चल गया तो मुझे डाइवोर्स के बाद अपने उस नए घर से भी हाथ धोना पड़ेगा। मैंने उस घर में बहुत पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये सारी बात ऑलिन ने भी सुन ली थी। फिर डार्सी टेड से कहती है, पहले मैंने सोचा कि मैं तुम्हें मार देती हूँ, लेकिन ये तुम्हारे लिए एक बहुत आसान सजा होती। मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी नौकरी, ये घर और तुम्हारी आजादी। तभी असल मायने में तुम्हें सजा मिलेगी। जिस पर टेड कहता है, डार्सी, तुम ये क्या अनाप शनाप बातें कर रही हो? तुम्हें डिटेक्टिव पीटर मेनेहन तो याद ही होंगे, जिन्होंने डैनी के केस पर काम किया था। उन पर तो तुम्हें विश्वास है ना? चलो अभी उन्हें कॉल करते हैं और तुम उन्हें ये सारी बात बताना। वो तुम्हें बताएंगे सारे सबूतों के साथ कि ऑलिन ने डैनी को मारा है। अगर तुम्हें इससे भी शांति नहीं मिलती तो हम डिटेक्टिव पीटर को आइवन से पूछताछ करने के लिए भी कह देंगे। डार्सी गुस्से से कहती है, मैं क्यों उन्हें फोन करूं? तुम उन्हें फोन करो और उन्हें सच बताओ कि तुमने डैनी को मारा है, और जाओ भेज दो उस आइवन को यहाँ ताकि मैं उसे मार सकूं। टेड कहता है, मेरे पास उनका नंबर नहीं है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना फोन यहाँ रख रहा हूँ, यहाँ फोन पर सिग्नल ठीक आ रहा है। मैं हॉस्पिटल पहुंचकर डिटेक्टिव पीटर को तुम्हें फोन करने के लिए कहूंगा ताकि वो तुम्हें इस केस के बारे में सारी बातें बता सके। तुम बस फोन उठा लेना। कुछ समय बाद टेड हॉस्पिटल पहुंच जाता है और अगले ही पल डार्सी के सामने रखा फोन बजने लगता है। डार्सी फोन की तरफ जाने के लिए खड़ी होती है, लेकिन उसके सामने फर्श हट चुकी थी। असल में टेड का यह घर एक बहुत पुराने समय का घर था, जहां जगह जगह खुफिया ट्रैप डोर्स लगे हुए थे। टेड की असलियत डार्सी जान चुकी थी, इसलिए उसने जब डार्सी उसे सारी बात बता रही थी, चुपके से इस ट्रैप डोर का दरवाजा हटा दिया था और जानबूझकर फोन उसके ठीक दूसरी तरफ रख दिया था। फिर जानबूझकर डार्सी को कहा था कि फोन बजने पर तुम उसे उठा लेना। अंधी डार्सी इस बात से अनजान जैसे ही फोन उठाने आगे बढ़ती है, वो घर के ऊपर वाले माले से नीचे बहुत जोर से गिरती है। इसके बाद टेड आइवन के पास जाता है और उसे कहता है, तुमने डार्सी को क्या बताया था? आइवन कहता है, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। टेड कहता है, तो इतना कुछ कैसे जान गई वो? टेड अभी भी डार्सी की शक्तियों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। आइवन कहता है, हुआ क्या है? टेड कहता है, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। कुछ समय बाद आइवन टेड के घर डार्सी को मारने पहुंच जाता है। घर के अंदर घुसने पर वो सबसे पहले लकड़ी के पुतले को देखता है, जो अब डाइनिंग टेबल पर हाथ रखे ऊपर की तरफ देख रहा था। उसी से कुछ दूरी पर आइवन डार्सी को देखता है, जो अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। आइवन घर के ऊपरी माले से जहां सिग्नल आता था वहां जाकर टेड को कहता है कि जैसे तुमने प्लान किया था वैसा ही हुआ। डार्सी अपनी आखिरी सांसें ले रही है। टेड चैन की सांस लेता है। फिर आइवन ऊपर से डार्सी की तरफ देखकर कहता है, चिंता मत करो, बस कुछ देर और फिर तुम मर जाओगी। ये कहकर वो चला जाता है कि तभी डार्सी अपने हाथ को उठाती है और अजीब ढंग से अपनी छाती पर लगा लेती है। उधर आइवन याना के कमरे की तरफ जा रहा होता है जब वो देखता है कि लकड़ी का पुतला अब उसे देख रहा होता है। उसे थोड़ा अजीब लगता है, पर वो उसे नजरअंदाज कर याना के कमरे में चला जाता है और वहां पड़े डैनी के कैमरे को चेक करने लगता है। उधर अभी भी डार्सी अपने हाथ को छाती में लगाकर कुछ कर रही थी।
कि तभी ऊपर आइवन को कुछ आवाज आती है। वो अपनी टॉर्च लिए नीचे आता है और देखता है कि डाइनिंग टेबल पर वो लकड़ी का पुतला नहीं था। वो जैसे ही अपनी टॉर्च सामने की तरफ करता है, वो लकड़ी का पुतला उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। आइवन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो डर के मारे ऊपर की तरफ भाग पड़ता है। असल में डार्सी ही अपनी शक्तियों से इस लकड़ी के पुतले को नियंत्रित कर रही थी। वो लकड़ी का पुतला ऊपर आ जाता है और आइवन की तरफ बढ़ने लगता है। ऊपर से भागने का कोई रास्ता नहीं था, तो आइवन खुद को बचाने के लिए ऊपर से नीचे कूद पड़ता है, जिस कारण उसकी पांव की हड्डी टूट जाती है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसी पल वो लकड़ी का पुतला वहां आकर उसे सिर से पकड़कर हवा में उठा देता है और बस किसी भी पल वो आइवन के सर के टुकड़े टुकड़े करने वाला होता है कि डार्सी अपनी आखिरी सांस लेती है, जब उसे अपनी बहन डैनी भी दिखती है और फिर वो मर जाती है। लकड़ी का पुतला फिर से बेजान हो जाता है, जो अब नीचे गिरे हुए आइवन की तरफ देख रहा होता है। अगले दिन आइवन की आंख खुलती है। वो टेड के सामने बंधा हुआ होता है। आइवन कहता है, मुझे बांध कर क्यों रखा गया है? टेड कहता है, आइवन, तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है और मेरे कहने पर ही तुम्हें ऐसे बांध कर रखा गया है। नर्स मुझे बता रही थी कि जब तुम्हें होश आया तुम ये कहने लगे कि उस लकड़ी के पुतले ने तुम्हें मारने की कोशिश की। आइवन कहता है, ये सच है टेड, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। टेड कहता है, अच्छा, अगर ऐसा होता तो उस लकड़ी के पुतले ने मुझे क्यों कुछ नहीं किया जब मैंने उसे जलाकर राख कर दिया? फिर टेड कहता है, मुझे पता लगा है कि तुमने नर्स को पादरी को भी बुलाने के लिए कहा है। तुम क्या कन्फेस करने की फिराक में हो आइवन? आइवन कहता है, चिंता मत करो टेड, मैं उसे डैनी के खून के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। मैं बस अपने पापा को पादरी के सामने कबूल करना चाहता हूँ। आइवन की बातें सुन टेड को अब ये डर सताने लगा था कि कहीं उसके कारण वो फंस न जाए। टेड खड़ा होता है और कहता है, तुम जानते हो आइवन, इस तरह के पागलों के हॉस्पिटल में एक पेशेंट का दूसरे पेशेंट के हाथों मरना आम है। आइवन कहता है, नहीं टेड, ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। टेड कमरे से बाहर चला जाता है। आइवन बुरी तरह रोने लगता है कि तभी उसे अपने पैरों के पास एक पागल पेशेंट दिखता है, जो अगले ही पल आइवन के पैर को बुरी तरह से काटने लगता है। टेड ने खुद को बचाने के लिए आइवन को एक पागल पेशेंट के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया था। कुछ समय बाद घर वापस लौटते हुए टेड की याना से बात होती है, जो उसे साफ कह देती है कि मुझे दोबारा कभी फोन मत करना, मैं तुमसे अब कोई बात नहीं करना चाहती और ना ही कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ। टेड घर पहुंचता है और देखता है कि उसके दरवाजे पर एक बॉक्स पड़ा है। ये बॉक्स डार्सी के एंटीक शॉप से आया था। डब्बे को खोलने पर टेड देखता है कि उसमें वही बेल पड़ी थी जिसे टेड ने सबसे पहले डार्सी के पास देखा था। क्योंकि वो डार्सी की बातों में विश्वास नहीं करता था, वो बेल को बचा देता है। फिर चारों तरफ देखता है कि कहीं सच में डार्सी के कहे मुताबिक वो बेल बॉय दौड़ते हुए तो नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। टेड मुस्कुराते हुए बेल को देखने लगता है कि तभी अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज घर के ऊपरी माले से नीचे की तरफ दौड़ते हुए आती है। वो तुरंत डर के मारे पीछे मुड़ता है। वहां कोई नहीं होता। एक पल के लिए टेड को भी ऐसा लगता है कि कहीं सच में बेल बॉय दौड़ते हुए तो नहीं आ गया। अपनी इस हरकत पर उसे और हंसी आ जाती है और वो फिर से हंसते हुए डार्सी के उस बेल को देखने लगता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके बगल में बेल बॉय का भूत सच में आ चुका था।